क्या आपने कभी सोचा है, कभी गहराई से इस बात पर विचार किया है कि जो पानी हम हर रोज पीते हैं, जो हमारे जीवन का आधार है, कि हमारी पृथ्वी पर पानी आखिर आया कहां से? यह पानी जो हमारी पृथ्वी के 2/3 हिस्से को ढके हुए है, इसका स्रोत क्या है? क्या यह हमेशा से यही था या किसी और जगह से आया है? यह सवाल जितना साधारण लगता है, पहली नजर में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही रहस्यमयी है। इसका उत्तर उतना ही जटिल और उलझा हुआ है जितना कि ब्रह्मांड स्वयं। अरबों साल पहले जब धरती बन रही थी, जब यह एक आग का गोला थी, पानी की कहानी भी शुरू हुई थी। उस समय पानी का अस्तित्व कैसा था? क्या यह भाप के रूप में था या किसी और रूप में? वैज्ञानिकों के लिए यह एक पहेली है, एक अनसुलझी गुत्थी है जिसके टुकड़े वे आज भी जोड़ रहे हैं। वे लगातार नए शोध कर रहे हैं, डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं और सिद्धांतों को प्रस्तुत कर रहे हैं। पानी की यह कहानी धरती के अंदर की आग से भी जुड़ी है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाली भूगर्भीय गतिविधियों से भी संबंधित है और अंतरिक्ष की गहराइयों से भी। ये ब्रह्मांडीय घटनाओं जैसे कि उल्का पिंडों और धूमकेतुओं की टक्करों से भी जुड़ी है। इस रहस्य को समझने के लिए, इस जटिल प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें 4.5 अरब साल पीछे जाना होगा। समय में पीछे यात्रा करनी होगी, जब पृथ्वी एक दहकता हुआ गोला थी, जब हमारी पृथ्वी का स्वरूप आज जैसा नहीं था। वैज्ञानिकों ने 2 मुख्य सिद्धांत बताए हैं, 2 प्रमुख विचार हैं जो इस रहस्य को सुलझाने में मदद करते हैं। एक, पानी धरती के अंदर से निकला, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से सतह पर आया। दूसरा, वह अंतरिक्ष से आया, धूमकेतुओं और उल्कापिंडों के माध्यम से, जो पानी को बर्फ के रूप में लेकर आए। तो चलिए हम भी एक जासूस की तरह, एक खोजी की तरह इन दोनों कहानियों की पड़ताल करते हैं, इन दोनों सिद्धांतों की गहराई से जांच करते हैं, सबूतों को देखते हैं और निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। क्या पानी धरती के गर्भ से भाप बनकर निकला? क्या यह पृथ्वी के भीतर से ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण निकला? या फिर उल्कापिंडों और धूमकेतुओं की बारिश ने, या फिर अंतरिक्ष से आए बर्फीले पिंडों ने हमारे महासागरों को भरा? क्या उन्होंने हमारे सागरों और झीलों को जन्म दिया? यह सवाल सिर्फ विज्ञान का नहीं, यह केवल एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व से भी जुड़ा है। यह हमारे जीवन, हमारी सभ्यता और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। इस सफर में हम जानेंगे, इस खोज में हम पता लगाएंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है, कैसे उन्होंने अपने ज्ञान, अपनी तकनीक और अपने समर्पण का उपयोग करके इस जटिल प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास किया है। 4.5 अरब साल पहले, एक ऐसे समय में जब ब्रह्मांड युवा था और सितारे अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे, पृथ्वी एक आग का गोला थी, एक नवजात ग्रह जो अपने प्रारंभिक स्वरूप में था, पिघली हुई चट्टानों का एक विशाल भंडार और लावे से भरी एक ऐसी दुनिया जहां सतह पर उबलता हुआ मैग्मा बहता रहता था। ये एक ऐसा दृश्य था जो आज की पृथ्वी से बिल्कुल अलग था, एक ऐसा परिदृश्य जो लगातार परिवर्तन और उथल-पुथल से गुजर रहा था। सूरज के चारों ओर धूल और चट्टानें एक विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य में घूम रही थीं, टकराकर ग्रह बना रही थीं। ये टक्करें विनाशकारी थीं, लेकिन वे पृथ्वी के निर्माण के लिए आवश्यक थीं। हर टक्कर के साथ ग्रह का आकार बढ़ता गया और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति मजबूत होती गई। पृथ्वी की सतह उबलते लावा का महासागर थी, एक ऐसा समुद्र जो लगातार उबल रहा था और भाप छोड़ रहा था, जिसमें भारी तत्व नीचे जाकर कोर बने। पृथ्वी का केंद्र जो आज भी पिघला हुआ है और ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को चलाता है, और हल्की गैसें ऊपर आईं, जिससे आदिम वातावरण बना जो आज के वातावरण से बहुत अलग था। इस दौर को हेडियन इयोनन कहते हैं। पृथ्वी के इतिहास का पहला अध्याय एक ऐसा समय जब जीवन की कल्पना भी असंभव थी। परिस्थितियां इतनी कठोर थीं कि किसी भी ज्ञात जीव के लिए जीवित रहना असंभव था। धीरे धीरे बाहरी बमबारी कम हुई, जिससे ग्रह को थोड़ा शांत होने का मौका मिला और सतह पर पतली पपड़ी बनने लगी, जो पिघले हुए मैग्मा के ऊपर एक नाजुक परत थी। लेकिन अंदर की गर्मी अब भी बहुत थी। ज्वालामुखी सक्रिय थे और लगातार गैसें और लावा उगल रहे थे। इसी मैग्मा में पानी के अणु बनाने वाले तत्व, जीवन के लिए आवश्यक घटक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अदृश्य रूप से मौजूद थे, चट्टानों में बंद थे। ये तत्व एक दिन स्वतंत्र होने और पानी बनाने के लिए तैयार थे। यही तत्व भविष्य में पानी बनने की कहानी की शुरुआत करने वाले थे, जो पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा। वैज्ञानिकों का पहला सिद्धांत है कि पृथ्वी का पानी उसके अंदर से निकला। इसे डीगैसिंग थ्योरी कहते हैं। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्व चट्टानों में कैद हो गए थे। जैसे जैसे सतह ठंडी हुई, अंदर की गर्मी और दबाव ने ज्वालामुखियों के जरिए गैसों को बाहर निकाला।
आज भी ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों में 50 to 80% हिस्सा जलवाष्प का होता है। अरबों साल पहले हजारों ज्वालामुखियों ने खरबों टन जलवाष्प वायुमंडल में छोड़ी। यही जलवाष्प बाद में महासागरों का स्रोत बनी। डिगैसिंग थ्योरी का सबसे बड़ा सबूत है आज के ज्वालामुखियों से निकलने वाला पानी, जो महासागरों के पानी से मिलता जुलता है। लाखों वर्षों तक ज्वालामुखियों ने जलवाष्प वायुमंडल में छोड़ी, जिससे घने बादल बन गए। लेकिन सतह इतनी गर्म थी कि पानी बरसता भी तो भाप बनकर उड़ जाता। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, सतह का तापमान 100 डिग्री से नीचे आया और जलवाष्प संघनित होकर बारिश में बदलने लगी। पृथ्वी पर पहली और सबसे लंबी बारिश शुरू हुई, हजारों सालों तक लगातार। इस बारिश ने गड्ढों और घाटियों को भरकर झीलें और फिर महासागर बना दिए। शुरुआती महासागर खनिजों से भरपूर, अम्लीय और खारे थे। इस तरह ज्वालामुखियों से निकली भाप ने पृथ्वी को एक जलीय ग्रह में बदल दिया। अब कहानी का दूसरा पहलू, कॉमेट एंड एस्टेरॉयड थ्योरी। ये मानता है कि पृथ्वी का पानी अंतरिक्ष से आया, खासकर धूमकेतुओं और उल्कापिंडों के जरिए। सौरमंडल के शुरुआती दिनों में बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण ने बर्फीले पिंडों को पृथ्वी की ओर भेजा। लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट के दौरान इन पिंडों की बारिश ने पृथ्वी पर पानी पहुंचाया। हर टक्कर में बर्फ पिघलकर वायुमंडल में गई और फिर बारिश बनकर महासागरों को भरा। यह सिद्धांत बताता है कि अगर शुरुआती पानी उड़ गया था तो अंतरिक्ष से दोबारा पानी आया। वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ उल्कापिंडों में 20% तक पानी हो सकता है। इस तरह ब्रह्मांड ने पृथ्वी की प्यास बुझाई। लेकिन क्या यह सच हो सकता है कि जिस पानी को हम आज पीते हैं, जिस पानी से हमारी पृथ्वी हरी भरी है, उसका स्रोत कहीं और है? क्या यह मुमकिन है कि हमारे सागरों, नदियों और झीलों का पानी किसी दूसरे ग्रह से आया हो? अंतरिक्ष से आया पानी, ये विचार सुनने में भले ही काल्पनिक लगे, लेकिन वैज्ञानिक समुदाय में इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सदियों से धूमकेतु और उल्कापिंडों को पृथ्वी पर पानी लाने के संभावित स्रोत के रूप में देखा गया है। वाकई पृथ्वी के पानी जैसा है? क्या अंतरिक्ष से आए पानी और हमारी पृथ्वी के पानी में कोई समानता है, या फिर यह सिर्फ एक संयोग है कि दोनों जगह पानी मौजूद है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास तरीके का इस्तेमाल किया। इसका जवाब छिपा है पानी के एक खास गुण में, जिसे हम कहते हैं आइसोटॉपिक सिग्नेचर में। आइसोटॉपिक सिग्नेचर किसी तत्व के अलग अलग रूपों का अनुपात होता है। पानी के मामले में वैज्ञानिक हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के अनुपात को मापते हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के पानी में इस आइसोटॉपिक सिग्नेचर को बारीकी से परखा। उन्होंने दुनिया भर से पानी के नमूने इकट्ठा किए और उनका विश्लेषण किया। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन अनुपात मापा। ये अनुपात पानी के स्रोत के बारे में अहम जानकारी दे सकता है। धूमकेतुओं और उल्कापिंडों के पानी में भी इसी तरह वैज्ञानिकों ने दूरबीन और अंतरिक्ष यान की मदद से धूमकेतुओं और उल्कापिंडों में मौजूद पानी का भी विश्लेषण किया। यह अनुपात मापा गया। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या उनके आइसोटॉपिक सिग्नेचर पृथ्वी के पानी से मिलते हैं। कई धूमकेतुओं में ड्यूटेरियम की मात्रा पृथ्वी के पानी की तुलना में पृथ्वी से दोगुनी थी, यानी धूमकेतुओं का पानी पृथ्वी के पानी से काफी अलग था। इससे धूमकेतु सिद्धांत को झटका लगा। अगर धूमकेतुओं ने पृथ्वी पर पानी पहुंचाया होता तो पृथ्वी के पानी में ड्यूटेरियम की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ उल्कापिंडों, खासकर कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स में कहानी कुछ और ही थी। का अनुपात पृथ्वी के पानी से मेल खाता है। ये उल्कापिंड, जिनमें कार्बन और पानी दोनों मौजूद हैं, पृथ्वी के पानी के आइसोटॉपिक सिग्नेचर से काफी मिलते जुलते थे। इससे संकेत मिला कि उल्कापिंडों ने पृथ्वी पर सही प्रकार का पानी पहुंचाया, यानी पृथ्वी पर मौजूद पानी का एक बड़ा हिस्सा उल्कापिंडों के जरिए आया होगा। ये उल्कापिंड न सिर्फ पानी लाए, बल्कि जीवन के लिए जरूरी कार्बनिक यौगिक भी लाए। इन उल्कापिंडों में अमीनो एसिड और अन्य कार्बनिक अणु भी पाए गए, जो जीवन के निर्माण खंड माने जाते हैं। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि दोनों धूमकेतु और उल्कापिंड ने मिलकर पृथ्वी को पानी दिया, पर उल्कापिंडों का योगदान ज्यादा रहा। तो अगली बार जब आप पानी पिएं, तो याद रखें कि यह पानी शायद अरबों साल पहले किसी उल्कापिंड पर सवार होकर अंतरिक्ष से आया था। अब हमारे पास दो कहानियां हैं, पानी धरती के अंदर से निकला या अंतरिक्ष से आया। डिगैसिंग थ्योरी का प्लस पॉइंट है कि यह प्रक्रिया आज भी दिखती है। ज्वालामुखियों से जलवाष्प निकलती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि अकेले ज्वालामुखियों से महासागर नहीं भर सकते थे, क्योंकि शुरुआती भाप अंतरिक्ष में उड़ गई होगी। यहाँ उल्कापिंड धूमकेतु सिद्धांत तस्वीर में आता है। यह खोए हुए पानी की भरपाई कर सकता है। उल्कापिंडों के पानी का आइसोटॉपिक मेल एक मजबूत सबूत है, जैसे डीएनए मैच। हालांकि
लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट की मात्रा और समय को लेकर बहस जारी है। सच यह है कि दोनों सिद्धांत मिलकर ही पूरी कहानी बताते हैं। चाहे पानी धरती के अंदर से आया हो या अंतरिक्ष से, इसके बिना जीवन असंभव था। पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका है, यही इसे नीला ग्रह बनाता है। महासागरों में 96.5% पानी है, बाकी ग्लेशियर, नदियां, झीलें और भूजल में। पानी तापमान नियंत्रित करता है, दिन में गर्मी सोखता है, रात में छोड़ता है, जिससे जीवन के लिए सही औसत तापमान बनता है। यह सार्वभौमिक विलायक है, पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जीवन की शुरुआत भी महासागरों के इसी सूप में हुई थी। जल चक्र, भाप, बादल, बारिश पृथ्वी पर ताजे पानी का निरंतर स्रोत है। पृथ्वी पर पानी कहां से आया, इसका जवाब दोनों सिद्धांतों के मेल में छिपा है। शुरुआत में ज्वालामुखियों ने जलवाष्प बाहर निकाली, जिससे कुछ पानी जमा हुआ, लेकिन काफी पानी भाप बनकर उड़ गया, जिसे बाद में उल्कापिंडों और धूमकेतुओं ने भर दिया। उल्कापिंडों के आइसोटॉपिक सबूत इस मिश्रित सिद्धांत को मजबूत करते हैं। सही समय, सही मात्रा और सही प्रकार का पानी मिलना पृथ्वी को खास बनाता है। ये कहानी बताती है कि हमारा ग्रह भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और अंतरिक्ष की घटनाओं दोनों से जुड़ा है। पानी की यह कहानी आज भी हर गिलास, हर बारिश और हर लहर में जिंदा है। धरती और आकाश दोनों का अनमोल तोहफा।